तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। श्रद्धा वॉलकर, याद तो होगा आपको, 2022 4 साल पहले की बात है, जब देश और दुनिया में जिस तरीके से श्रद्धा का कत्ल हुआ, उसके बाद अगले 3 महीने तक फ्रिज में किश्तों से निकाल कर उसकी लाश के टुकड़ों को महरौली के जंगलों में फेंका गया। हर एक सन्ने था। श्रद्धा की मां की मौत हो चुकी है, श्रद्धा की दादी की मौत हो चुकी है, श्रद्धा के पिता की मौत हो चुकी है। अब श्रद्धा की फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उसका एक भाई है, छोटा भाई, श्रीजय विकास वॉलकर। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, छोटा सा लड़का है। मेरी कल बात हुई श्रीजय विकास से, और साथ में श्रद्धा का जो केस देख रही हैं सीमा कुशवाहा जी, जो निर्भया केस में भी थी, इन दोनों से उस बातचीत का कुछ हिस्सा आपको सुनाऊंगा। उससे पहले कहानी सुनाता हूं। पिछले 3 सालों से ये मामला कोर्ट में है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और 2022 में श्रद्धा की मौत हुई थी। नवंबर में यह खुलासा हुआ था, तो लगभग 3.5 साल पकड़ कर चलिए। पिछले 3.5 सालों से श्रद्धा प्लास्टिक के छोटे छोटे डब्बों में, इन्वेलप में कैद है। 13 हड्डियां, जौ से लेकर अलग अलग जिस्म की, और उसके बाल सर के। अब तक करीब 30 से ज्यादा बार उन प्लास्टिक के डब्बों को महरौली पुलिस स्टेशन से, चूंकि वही ज्यूरिसडिक्शन में आता है, साकेत कोर्ट में ले जाया जाता है, जिसमें श्रद्धा समाई हुई है उन प्लास्टिक के बॉक्स में, और वहां ले जाकर रखा जाता है। डे टू डे हेयरिंग है, हर दिन सुनवाई हो रही है। तो जब भी विटनेस से या क्रॉस एग्जामिनेशन कुछ भी होता है, तो फिर ये बताया जाता है कि भाई महरौली के जंगलों से हमने ये हड्डियां मिली थी श्रद्धा के नाम पर 13। तो फिर बाकायदा उन बॉक्सेस को खोला जाता है, दिखाया जाता है कि ये डीएनए से मैच किया, ये श्रद्धा की ही मतलब अस्थियां या हड्डियां हैं। और फिर कोर्ट के सामने वकील खुद आफ्ताब पूनावाला बैठा होता है। पहले श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर और अब उनका भाई। पहले कभी वो कोर्ट जाता नहीं था, लेकिन अब चूंकि परिवार में कोई है नहीं, पिता केस लड़ रहे थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। आखिरी ख्वाहिश मन में लिए कि काश उनके रहते हुए बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हुई। अब वो अधूरा काम बेटा कर रहा है, श्रीजय विकास। तो अब जब जब मौका मिलता है वो मुंबई से दिल्ली आता है इस केस की सुनवाई में। तो जब कोर्ट रूम के अंदर सुनवाई होती है, तो वो एक एविडेंस के तौर पर, एक केस प्रॉपर्टी के तौर पर उस बॉक्सेस को खोला जाता है, और फिर उन बॉक्सेस से साफ दिखाई देता है श्रद्धा के सर के बाल, उसके जौ, बाकी हड्डियां। अब सोचिए, एक भाई वहां बैठा हुआ, उससे पहले पिता बैठा करते थे, और कई सुनवाई में वो बॉक्सेस आता है, खोला जाता है, और वो बैठकर देख रहा है। और फिर ये सोच रहा है कि 3.5 साल हो गए और तो कुछ बचा नहीं, पूरा परिवार खो गया, लेकिन अपनी बहन का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा। ये जो एक केस प्रॉपर्टी के नाम पर जज्बात के साथ खेला जा रहा है, मालखाने में पड़ी हुई है श्रद्धा। जब तक अब कोर्ट का फैसला होगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, और जब तक मिलेगा नहीं, तब तक सुकून नहीं मिलेगा श्रद्धा के घर वालों को। तो ऐसा क्यों? आपको याद होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था, फिर भी इतना लेट, और एक परिवार इंतजार कर रहा है। और इस कहानी का एक दूसरा पहलू ये है कि जिस शख्स ने बेदर्दी से श्रद्धा का कत्ल किया, किश्तों में 3 महीने तक फ्रिज में रखकर उसकी लाश के टुकड़ों को फेंकता रहा, वो इन 3-3.5 सालों से तिहाड़ जेल में बंद है। और न सिर्फ बंद है, बल्कि आराम से तिहाड़ के अंदर रहते हुए पढ़ाई कर रहा है। ओपन यूनिवर्सिटी से वो भी एमए का एग्जाम दे रहा है, हायर एजुकेशन। और कमाल ये देखिए,
हमारे पूरे सिस्टम का कि 20 जुलाई को उसका एग्ज़ाम था और 20 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई भी थी। वकील ने एक अर्जी दी कि भाई हमारे मुवक्किल का इम्तिहान है, हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा है, तो आज की ये सुनवाई टाल दी जाए क्योंकि इम्तिहान ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट ने टाल दी। 20 जुलाई को सुनवाई ही नहीं हुई और उस दिन श्रद्धा का भाई मुंबई से स्पेशली यहाँ आया था। तो एक तरफ केस लंबा खींच रहा है, एक तरफ श्रद्धा प्लास्टिक के बॉक्सेस में कैद मालखाने में बंद है और दूसरी तरफ जिसने श्रद्धा को इस बेरहमी से मारा वो आराम से जेल में बैठकर हायर एजुकेशन एमए की पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम दे रहा है। क्या कहेंगे इसे आप? 2022 की बात थी और ये केस क्यों यहां अब तक कैसा है, श्रद्धा के भाई ने क्या कहा, वो बताऊं आपको। पहले इस केस और इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुस्त रफ्तारी की कहानी सुना देता हूं। 12 नवंबर 2022 वो तारीख थी जब पहली बार ये खुलासा हुआ कि मुंबई की एक लड़की श्रद्धा को दिल्ली में मारा गया। कातिल का नाम आफ्ताब पूनावाला। कत्ल तो उसने मई में ही कर दिया था 2022 में, लेकिन खुलासा नवंबर में हुआ था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। फिर पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। महरौली के जंगलों से वो हड्डियाँ बरामद हुई, डीएनए हुआ, मैच हुआ, पता चला श्रद्धा का है। इसके बाद 24 जनवरी 2023 को 24 जैन 2023 को पुलिस ने इस मामले में पहली बार चार्जशीट दाखिल की। 24 जनवरी 2023। 9 मई 2023 को चार्ज फ्रेम हुआ, मतलब जो पुलिस ने चार्जेस लगाया, अदालत ने कहा इनमें से कुछ है कुछ नहीं, उसमें भी वक्त लग गया। चार्ज फ्रेम करने के बाद 1 महीने तक और भी वक्त निकल गया बिना मुकदमे की सुनवाई के। फिर 1 जून 2023 से श्रद्धा मर्डर केस का ट्रायल शुरू हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट में, क्योंकि तब वादा किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 जून 2023 को यह मुकदमा शुरू हुआ। पहले 2 साल ये मुकदमा यूं ही चलता रहा, कभी डेट है कभी नहीं है। 200 से ज़्यादा विटनेस थे, चलता रहा मामला। 2 साल बाद जाकर कहीं यह ख्याल आया कि नहीं, इसकी हियरिंग एक टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, तो डे टू डे करते हैं। तो अब डे टू डे सुनवाई होने लगी। लेकिन डे टू डे सुनवाई कैसे होती है? कोर्ट ने तय किया कि श्रद्धा केस में हर दिन दोपहर 2 से शाम 4 के बीच में सुनवाई होगी। 2 से 4 यानी 2 घंटे दिए गए। फिर भी ठीक है, हालांकि गवाह बहुत ज़्यादा है। तब सुनवाई शुरू हुई। लेकिन देखिए, यहीं पे कानून के दावपेच और खेल, जो केस कैसे डिले किया जाता है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है केस सीखने और समझने के लिए। सामने वाले यानी कि आफ्ताब के वकील को भी पता है कि ये 2 घंटे की सुनवाई होगी डेली, दोपहर 2 से 4। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले लेने में या फैसला आने में देरी कैसे कराएं? तो वकीलों ने यह किया कि 2 बजे ठीक जज साहब तो बैठ जाती हैं। आफ्ताब के वकील टाइम पर कोर्ट नहीं पहुंचते, कभी 15 मिनट लेट, कभी आधा घंटा लेट, कई बार 45 मिनट लेट। अब फिक्स है कि 2 घंटा, 2 घंटे से ज़्यादा सुनवाई नहीं होगी। 2 बजे शुरू होगी, 4 बजे ख़त्म। अब अगर आप 15 मिनट, आधा घंटा या 45 मिनट लेट कोर्ट में पहुंच रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अगर 45 मिनट लेट हुए तो फिर उस दिन सिर्फ 1.25 घंटे, आधा घंटा लेट मतलब 1.5 घंटे, 15 मिनट लेट मतलब पौने 2 घंटे की सुनवाई। ये टैक्टिस केस को डिले करने की। लेकिन बार बार जब हुआ, 90% से ज़्यादा दिनों में यही हुआ, तो फिर श्रद्धा के वकील ने आपत्ति की। कोर्ट के सामने कहा कि ये जानबूझकर लेट कर रहे हैं और डेट फिर सुनवाई शुरू होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 2 घंटे का ही वक्त है। कोर्ट ने इस पर कहा भी सामने वाले वकील से कि आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट भी क्या करे? ये नहीं कह सकती कि आप अगर लेट आ रहे हैं तो हम सुनवाई शुरू कर देंगे। क्यों? ये हो सकता है ना कि गुस्से में कह दिया जाए भाई आप आओ मत आओ, हम तो 2 बजे सुनवाई शुरू कर देंगे। शायद सामने वाला वकील भी ये चाहता कि उनके बिना ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाए। इसका क्या फ़ायदा होगा? जब ये फैसला आएगा और इसके बाद ये ऊपरी अदालत में जाएंगे तो वहाँ आफ्ताब का वकील ये कह सकता है कि हमें निचली अदालत में हमारी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। कई ऐसी सुनवाई हुई जिसमें हमें सुना ही नहीं गया, क्योंकि हमारी गैर हाजिरी में ही सारे केस को निपटा दिया गया। तो फिर ऊपरी अदालत क्या करेगी? वही कि नहीं ये गलत सही कह रहा है, फिर से जाओ निचली अदालत में। तो और टाइम खरीद लिया आपने। कानून की बड़ी बारीकियाँ हैं।
तो कोर्ट मजबूर है कि ये भी नहीं कह सकता कि भैया अगर आप वक्त में नहीं आओगे तो हम आपके बिना सुनवाई करेंगे, क्योंकि मालूम है इसका फ़ायदा ऊपरी कोर्ट में मिलेगा और इसीलिए वो फ़ायदा उठा लें। चलिए ये तो एक तरफ कम किया है। तो कोर्ट मजबूर है कि ये भी नहीं कह सकता कि भैया अगर आप वक्त में नहीं आओगे तो हम आपके बिना सुनवाई करेंगे, क्योंकि मालूम है इसका फ़ायदा ऊपरी कोर्ट में मिलेगा और इसीलिए वो फ़ायदा उठा लें। चलिए ये तो एक तरफ कमाल तो आफ्ताब पूनावाला का भी है। जेल में बंद है, अचानक उसे अब ख्याल आया कि चलो कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं, हालांकि पता नहीं वो एमए या फिर बाकी चीज़ करके क्या करेगा, क्योंकि जिस तरीके के दावे वादे दिल्ली पुलिस ने किया है या जिस तरीके के चार्जेस हैं, चार्जशीट है, उसमें यह है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आएगा और इसमें कम से कम सजाए मौत है। तो एक आदमी जिसे फांसी होने वाली है या फांसी दी जा सकती है, फिर वो ये डिग्रियां लेके क्या करेगा। लेकिन खैर, चूँकि हमारा संविधान, हमारा कानून ऐसा है ही है, तो इजाज़त भी देता है कि जब तक गिल्टी प्रूव ना हो जाए तब तक आप उसको गुनहगार नहीं मान सकते, तो तब तक वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो आफ्ताब पूनावाला अब कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस पूरे कार्रवाई को डिले कर रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल अभी दिया, 20 जुलाई को एक पेपर था, उसने कहा कि आज कोर्ट नहीं आ सकते क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है। अब एमए का एग्ज़ाम एक दिन तो होगा नहीं, कई दिनों में होगा, तो हर दिन उसको उतने दिन, अगर मान लीजिए 5 पेपर हैं तो 5 दिन की तो छुट्टी हो गई। एक बार उसने कहा मेरे दांत में दर्द है, मुझे डेंटिस्ट को दिखाना है, इसलिए आज हम कोर्ट में नहीं आ सकते। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसका राइट था, कहा गया। एक बार उसने कहा मुझे एंग्जाइटी हो रही, घबराहट हो रही है, मैं आज कोर्ट नहीं आ सकता, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। जेल वाले भी घबराए, पता नहीं इसको कुछ हो गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। डॉक्टर को दिखाया गया, कोर्ट नहीं गया। ये 3 तो वो हैं जो सामने आए मामले, बाकी पिछले 2-3 सालों में और कितने ऐसे बहाने हुए नहीं मालूम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सारी डिले कर देंगे। 215-20 गवाह थे, पूरी अभी गवाही नहीं हुई, इम्पोर्टेंट गवाही तो हुई नहीं, जिन डॉक्टरों ने डीएनए किया, जिससे पता चला कि ये श्रद्धा की हड्डियाँ हैं, वो आईओ जिन्होंने पूरे केस की जांच की। तो अभी इम्पोर्टेंट गवाहियाँ बाकी हैं। 20 जुलाई को जब ये हियरिंग नहीं हुई, तब श्रद्धा के भाई ने बाकायदा हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट को एक आदेश दें कि भाई इस केस का जल्दी निपटारा कर दें, ताकि हम अपनी बहन का अंतिम संस्कार तो कर सकें। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब तो डे टू डे हियरिंग हो रही है, तो हम कोई ऐसा आदेश पास नहीं करेंगे। हाँ, वो जल्दी कर देंगे तो फिर उसके बाद तो अंतिम संस्कार के लिए आपको वो श्रद्धा की जो हड्डियाँ वो मिल जाएंगी। तो हाईकोर्ट ने भी नहीं किया। अब डे टू डे चल रहा मामला हियरिंग, उधर दूसरी तरफ से वकील उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं और इधर एक परिवार परेशान है। परिवार के नाम पर इकलौता भाई तो बचा है कि कब वो अपनी बहन का अंतिम संस्कार करेगा। और उसने जो मैंने बातचीत की तो उसने ये भी कहा कि हमारे यहाँ ये कहते हैं, हमारे रीति रिवाज के हिसाब से, कि अंतिम संस्कार में अगर डिले करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है, वो बुरा माना जाता है। और उन लोगों के दिमाग में ये भी है कि शायद श्रद्धा का अंतिम संस्कार वक्त पे नहीं हो पा रहा है और इसीलिए परिवार पर इतनी मुसीबत टूटी कि माँ की मौत हो गई, पापा की मौत हो गई, दादी की मौत हो गई, ये उन्होंने कहा। लेकिन सवाल यह है कि जब तक फैसला नहीं होगा तब तक वो पुलिस दे नहीं सकती, कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकती, क्योंकि इस कोर्ट में भी अर्जी लगाई गई थी कि भैया डीएनए हो गया, मेडिकल प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो अब दे दो, क्यों मालखाने में रखे हुए हो। लेकिन नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि जब जब कोई विटनेस आता है और उसके सामने बताया जाता है कुछ भी, कहता है ये रहे बॉक्सेस, ये रही उसकी हड्डियाँ, फिर उसको खोल कर दिखाया जाता है। और अभी तो यहाँ है, जब इस कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद जब और कुछ बहस होगी फैसले से पहले, तब तक उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी है। कभी भी कोई भी डिफेंस वाला ये आवाज़ उठा सकता है कि नहीं साहब ये तो गलत है, गलत उन्होंने दिखा रखा है जो केस प्रॉपर्टी है, तो क्या करेंगे आप। तो इसलिए उसको आपको लाकर दिखाना पड़ेगा फिर से। और यही वजह है कि वो परिवार को सौंप नहीं पा रहे, और यही वजह है कि श्रद्धा अब भी मालखाने में बंद है। 3 साल से ऊपर हो चुका फास्ट ट्रैक कोर्ट को, फैसला नहीं आया। और अब इसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है।
हालांकि जो सीमा कुशवाहा जी, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 2026 खत्म होने से पहले पहले श्रद्धा केस का फैसला आ जाएगा और आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सज़ा मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो, 2026 से पहले ये फैसला आ जाए। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो दौड़ है वो तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, वहाँ कितना वक्त लगेगा मालूम नहीं। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धा के भाई ने सारी बातें रखी, मैंने उससे ये भी पूछा कि जब आप कोर्ट जाते हो तो सामने आफ्ताब भी होता होगा, आमना सामना होता होगा, कभी कोई बात की? उसने कहा कि जब श्रद्धा जिंदा थी एक बार परिवार में कुछ था तो आफ्ताब साथ आया था, तब उससे उस वक्त बात हुई थी। लेकिन यहाँ कोर्ट में आमना सामना होता है पर कभी बात नहीं हुई। मैंने पूछा कि कभी तुमने पास जाकर उससे पूछने की कोशिश की कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा उसने क्यों किया? तो श्रीजय वॉलकर का कहना था कि नहीं, उसे देखकर मुझे हमेशा सिर्फ गुस्सा आता है। उसने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह की मौत श्रद्धा को उसने दी है उसी तरीके की मौत उसके हिस्से में आए। तो श्रद्धा के भाई और श्रद्धा केस को जो लड़ रही हैं उनकी वकील, इन दोनों ने क्या कहा है, मैं चाहता हूँ बारी बारी से आपको इन दोनों को सुनाऊं। तो इनको सुनिए और देखिए कि कैसे एक परिवार, मतलब मौत के बाद का इंतज़ार है ये। मौत तो बहुत पहले हो चुकी है, पर जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा वो पूरा तो होगा नहीं। और इस परिवार पर जो पहाड़ टूटा है, पिता, दादी, माँ, सबकी मौत, और उसके पीछे ये खौफ कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रद्धा का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। क्या कीजिएगा? खैर, मैं चाहता हूं आप श्रद्धा के भाई और श्रद्धा केस की जो वकील हैं, इन दोनों को सुनिए। 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक कुछ ज्यादा प्रोग्रेस ऐसा लग रहा नहीं है, क्योंकि जिस गति से ये चल रहा है केस, उस गति से तो बहुत सबको दिक्कत दे रहा है। ये मेरी फैमिली को तो बहुत दिक्कत दिया है। और फिर देखा जाए तो और कितने साल कोई रुक सकता है? एक सिर्फ लास्ट राइट्स के लिए हम लोग को रुकना पड़ रहा है। जैसे कि मेरे सिस्टर के रिमेन्स जो है वो नहीं मिल पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ द केस प्रोसीडिंग। और हम लोग पूरी तरह ट्राई कर रहे हैं कि ये केस जल्द से जल्द हो सके। इनिशियल स्टेजेस में पापा ये सब चीजें हैंडल कर रहे थे, होल एंड सोल। वो अकेले पूरा केस हैंडल कर रहे थे। और इनिशियल स्टेजेस पे तो मेरा स्टडी चल रहा था, तो मुझे इन सब चीजों से बाहर रखा गया था, जस्ट बिकॉज मुझे स्टडीज पे फोकस कर पाए। तो स्टार्टिंग में तो पापा ने यही बोल के रखा था कि हम लोग जल्द से जल्द करवाएंगे, और जैसे कि जब रिमेन्स मिले तभी लास्ट राइट्स हो पाए। बट वही चीज अभी कितना साल लगा रही है, 3 साल प्लस हो गए और अभी तक वो मिल नहीं पाया। और जैसे मैंने पापा की बात ध्यान में अभी भी रखी है कि वो लास्ट राइट्स बोन्स के बिना तो हो नहीं पाएगा, और शास्त्रों के हिसाब से भी वो गलत है। जी, मुझे तो यही बुरा लग रहा है कि हर बार इतने टाइम ये केस प्रॉपर्टी जो बोन्स और बाकी सब है, ये सामने खोली जा रही है, और मतलब विटनेसेस के सामने ये बयान दे रहे हैं और ये सब प्रोसेस हो रहा है। तो मुझे यही लग रहा है कि ये और कितना टाइम लेगा, और कितने टाइम खोला जाएगा ये। जब श्रद्धा के बॉन्स खोले जाते हैं, उस बेटी के वो बाल जो घने से जो बाल हैं, वो जो लिटरली बता रही हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग ना, अंदर से ना मतलब एक कहा जाता ना कि ये कलेजा कांपता है कि जो बेटी किस चीज में लेके आते हैं सीमा जी? वो बॉक्सेस हैं, प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, उसमें प्लास्टिक के बॉक्सेस? हाँ, बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस के अंदर भी जो पॉलीथिन है उसमें रख करके वो बॉन्स है, वो एनवेलप में, कागज के एनवेलप, उनके कागज के एनवेलप के बाद ऊपर से बॉक्स में कवर कर रखा है। ये 18 मई 2022 में श्रद्धा का मर्डर किया गया है, वो डेट है। उसके बाद से अगर हम जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 4 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।
कंप्लीट हुई हो गए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन जनरली चार्जशीट फाइल करने का जो टाइम पीरियड होता है 90 डेज होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। उसके पीछे रीजन ये भी था कि श्रद्धा के जो बोन्स हैं, जिस तरीके से उसने पीसेस करके उनकी बॉडी को डिस्पर्स किया महरौली के जंगलों में, तो ढूंढने में ही काफी समय लगा। और उसके बाद जब चार्जशीट फाइल हुई है, तो चार्जशीट फाइल हुई है 24/1/2023 को, जनवरी में फाइल हुई है। और माना यह जाता है कि जिस दिन से चार्जशीट फाइल हुई उसी दिन, जनवरी में फाइल हुई है, और माना यह जाता है कि जिस दिन से चार्जशीट फाइल हुई उसी दिन से हमारा ट्रायल जो शुरू हो जाता है। तब से ये हमारा मैटर ट्रायल पर है 2023 से लेकर के 3 साल हो गए। हमें लग रहा था कि 1 साल या फिर उससे भी कम समय में होना चाहिए था, बट ये 3 साल और प्लस हो चुका है और अभी तक मेजर ऐसा कोई अचीवमेंट हुआ नहीं है ये केस में एज सच, क्योंकि केस फाइल अभी तक पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। और केस फाइल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स पे चला जाएगा, तो देखा जाए तो और कितना टाइम लगेगा कुछ आइडिया नहीं है। और बहुत महीने तो लग सकते हैं, मुझे आगे का टाइम तो पता नहीं कितना और लग सकता है। 20 जुलाई को कोर्ट हियरिंग थी, डे टू डे बेसिस से 20 को चालू हो रही थी, 20 जुलाई को। और उसी दिन अक्यूज ने एप्लीकेशन दिया था हायर स्टडीज के एग्जाम्स के लिए, और उसी के कारण वो डेट कैंसिल करवाई गई थी और 21 को रखा गया था। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आपने बोला, एग्जाम्स के लिए या फिर डेंटल हो या फिर कोई भी लीजर रीजन हो, तो उस कारण ये उसको मतलब ये नहीं देना चाहिए, छूट नहीं देनी चाहिए हर एक चीज को लेकर, क्योंकि ये बहुत सीवियर केस है। बहुत जनों को मतलब इससे तकलीफ हो रही है और ये इतना लाइटली ले रहे हैं, और मतलब इसी कारण की वजह से डिले हो रहा है ये केस। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम क्रिमिनल्स के लिए बैठे हुए हैं। आपने जो श्री विकास वालकर जी से सवाल किया, जो कि अकेला ये बेटा है उस परिवार में जो अब अपनी सिस्टर के लिए फाइट कर रहे हैं, कि एक अपराधी जिसने इतना हीनियस क्राइम किया, हम जानते हैं कि जब तक किसी को कोई इनोसेंट कंसीडर करती है कोर्ट या हमारा सिस्टम, जब तक उसका कन्विक्शन नहीं हो जाता तब तक अनटिल प्रूवन गिल्टी वाला कॉन्सेप्ट चलता ही है कि वो इनोसेंट हम कंसीडर करेंगे। लेकिन ये हेयरलाइन तो आपको खींचनी पड़ेगी ना, कि आप कितना उसके लिए लीनियंसी दिखाएंगे, कितना आप लिबरल हो जाएंगे। आप उसको एग्जाम देने के लिए परमिट कर रहे हैं, टीथ के ट्रीटमेंट के लिए आप परमिट कर रहे हैं, आप उसके एंजाइटी, वो बता रहा है कि उसको एंजाइटी इश्यूज हैं, तो आप उसको परमिट कर रहे हैं, हर चीज के लिए आप परमिट कर रहे हैं। तो आफ्ताब पूनावाला के साथ भी आमना सामना हुआ? हर बार हुआ है, मतलब मैं जब भी गया हूँ हर बार हुआ है। रेयरली ऐसा हुआ है कि अक्यूज्ड अटेंड नहीं कर पाए फॉर सिक्योरिटी रीजंस और अदर रीजंस, या मोस्टली तो हुआ है। कभी कोई ऐसा मौका जब कोई बातचीत की हो या उसने कभी सॉरी या पछतावा कुछ बोला आपसे? बिल्कुल भी नहीं, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस पछतावे की या फिर बुरा लगने की कि फैमिली किस दौर से गुजर रही है, ऐसा कुछ भी उसके चेहरे पर नहीं लग रहा था। उल्टा वो कोर्ट में तो मतलब आराम से बैठा हुआ था, जैसे कि हम लोग दोस्तों के साथ बैठते हैं और बातचीत करते, वैसे ही लग रहा था वो। उसको कुछ टेंशन नहीं है कि उसने क्या किया है, उसको कुछ आइडिया ही नहीं, ऐसा वो बर्ताव करता है कभी भी। इससे पहले कभी मुंबई में जब श्रद्धा थी तब आपकी कभी आफ्ताब से इस केस से पहले मुलाकात हुई थी? नहीं। जी, केस से पहले हुई थी, जब भी मेरे मॉम का देहांत हुआ था, तभी तभी दीदी आई थी और उसके साथ अक्यूज भी, वो आफ्ताब भी आया था, और तभी मुलाकात हुई थी और तभी बातचीत हुई थी। आपने आफ्ताब से तो बात नहीं, कभी कोशिश की थी कोर्ट में पूछने की तुमने ऐसा क्यों किया, या कभी लगा कि जाकर पूछना चाहिए? कोर्ट में तो मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मुझे उसका चेहरा देख के बहुत गुस्सा आता था और मैं कुछ मतलब उससे बात करने के हालात में ही नहीं था। एक बार ऐसा माहौल बना कि एज ए कंप्लेनेंट एडवोकेट और जज साहब हम लोग आमने सामने थे। उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि
फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट रो है, वो एडवोकेट्स के लिए रिजर्व है। एक्यूज आफ्ताब पूनावाला पैरेलली एडवोकेट के बैठ रहा है फ्रंट पर। हमारा ऑब्जेक्शन ये था। बाद में उस तो हमारे फिर जज ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा? आगे तो कोर्ट ने यही कहा कि हम कंटेम्प्ट में, अगर आप बार बार हमें इरिटेट करेंगी, इससे क्या प्रॉब्लम है, अल्टीमेट प्रूवन गिल्टी का कॉन्सेप्ट है, तब तक हम इनोसेंट कंसीडर करके चलते हैं, तो डेफिनेटली आप करिए, लेकिन हेयर लाइन आपको एक खींचनी पड़ेगी। अगर वो अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो फिर आप उसको फ्री मूव करने के लिए परमिशन दे दीजिए, उसको बेल ग्रांट कर दीजिए, उसको जेल से बाहर, जब वो पनिशमेंट उसका होगा तब आकर के जेल भेज देंगे। राइट, फिर तो यही इंटरप्रिटेशन होगी सर उसकी। प्रोसीडिंग 1 साल में हमारे 134 विटनेस इसमें एग्जामिन हुए। 2024 के बाद से प्रोसीडिंग हमारी स्लो हुई और हमारे सिर्फ 35 विटनेस एग्जामिन हुए 2 साल में। अभी क्या है कि जब ये मैटर थोड़ा सा, आप लोगों ने, जब मीडिया में ये चीजें आती हैं कि उस बेटी का जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो रिमेन्स हैं, वो केस प्रॉपर्टी है इस केस में, और जब तक इस केस प्रॉपर्टी के रूप में उनके जो रिमेन्स हैं उनको रिलीज नहीं किया जाएगा, तब तक उनके लास्ट राइट को परफॉर्म नहीं कर सकती फैमिली। और वो तब तक रिलीज नहीं किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं फैमिली को, जब तक ये ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाएगा। क्योंकि ड्यूरिंग फाइनल आर्गुमेंट, ड्यूरिंग जो भी एविडेंसेस चल रहे हैं, जो क्रॉस हो रहा है, उसमें भी बॉडी पार्ट्स को खोला जाता, दिखाया जाता कि ये इतने जो बोन्स थे ये बरामद हुए, ये हेयर है श्रद्धा के, ये उनका जॉ लाइन है, ये सब। कितनी बार अब तक की इस हियरिंग में इस बॉडी पार्ट्स को कोर्ट के सामने पेश किया गया, खोला गया, दिखाया गया, रफली आइडिया? देखिए, एक रफली आइडिया तो मैं ये कहूंगी समझर कि जो रिलेवेंट उसमें एग्जिबिट है, विटनेसेस जो रिलेवेंट विटनेस है, जैसे आयो जिन्होंने रिकवर्ड किया, जैसे फैमिली मेंबर्स जो कंप्लेनेंट हमारे श्री विकास भाई साहब जो हमारे बीच नहीं है, वो उन्होंने, उनके सामने वो बोन्स बरामद हुए, जैसे श्री जय विकास वालकर जो कि ब्रदर ऑफ डिसीज्ड है, श्रद्धा के ब्रदर हैं। तो जितने लोग इसमें, जो एफएसएल की टीम है, जिसमें जो जिन्होंने डीएनए टेस्ट किया है, जो एग्जामिन किया है, और इसमें जो भी पुलिस ऑफिसर से लेकर के फॉरेंसिक की टीम, इन सभी के जो उस बॉडी पार्ट्स के, उन रिमेन्स के जो भी विटनेसेस हैं, जब बरामदगी हुई वहां पर, जब जिन्होंने कलेक्ट किया है, जिन्होंने उसको एग्जामिन किया है, तो आप मान के चलिए कि मल्टीपल टाइम्स, आप कितना भी कहेंगे तो मैं कहूंगी कि कम से कम इसमें 30 टाइम्स से एबव भी जा सकते हैं। एक चीज जानना चाहता हूं मैं आपसे, और बाकी लोग भी जानना चाहते हैं। एक केस प्रॉपर्टी, ये हम सब जानते होता जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया, लेकिन एक ह्यूमन रिमेन्स, एक लाश, उसकी हड्डियां वो भी नहीं मतलब हैं, उसका डीएनए हो गया, उसके सारे रिपोर्ट्स आ गए, ठीक है, और बाकायदा वो सारी चीजें अब हैं, पेपर पे भी है, तो फिर उसको मालखाने में या केस प्रॉपर्टी कहकर रखना और फैमिली को न देना ताकि वो लास्ट राइट ना कर सकें, ये क्या सही है? क्योंकि आपके पास बाकी दस्तावेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए की रिपोर्ट्स, डॉक्टरों की रिपोर्ट, सब कुछ तो है, उस रिपोर्ट पे भी आगे कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना बहुत रिलेवेंसी रखते हैं हमारे किसी भी केस में, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और उस पार्ट को जिसको डॉक्टर ने एग्जामिन किया है, जिसको कलेक्ट किया गया किसी आई विटनेस के सामने, उस पर्टिकुलर रिमेन को, तो फिर उस विटनेस को जब एग्जामिन किया जा रहा है तो उसको वो बॉडी पार्ट्स दिखाए जाते हैं, वो बार बार खोले जाते हैं कोर्ट रूम के सामने कि यही वो तेरा जो है वॉन्स थी, ये कलेक्ट किए गए थे, ये कहाँ से मिली थी, किस जगह से मिली थी, ये मेहरौली की जंगल। तो ये सारी चीजें, तो जितने भी विटनेसेस उन वॉन्स से रिलेटेड है, रिलेवेंट है, तो वो तब तक नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर सपोज दैट कोर्ट इसमें रिलीज कर भी देती, हमने जो कि एप्लीकेशन लगाई थी, मेरे एप्लीकेशन का पर्पस शुरुआत में ही जब हमारा ट्रायल शुरू हुआ था कि ये ट्रायल हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, एसपीजी ट्रायल हो, जिससे हम अपनी बेटी श्रद्धा की जो लास्ट राइट है उनको परफॉर्म कर सकें। भाई साहब विकास जी की तरफ से हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी, तो कोर्ट ने उसको स्पीडी भी किया, बाद में ये डिले होता चला गया, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि हम रिलीज कर देते हैं इसको। लेकिन जो विटनेसेस बचे हुए हैं, वो विटनेसेस के जो एविडेंसेस है, जो उनके बयान है, जो उनका क्रॉस है,
उस पर डिफेंस को बेनिफिट मिलेगा फिर कि सपोज दैट इसमें जो आयो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये नहीं दिखा पा रहे कि यही वो बॉन्स है, तो फिर वो कैसे प्रूफ कर पाएंगे? तो जब तक बिल्कुल। सारे विटनेसेस क्रॉस नहीं हो एविडेंस नहीं हो जाते, वो एग्जामिन नहीं हो जाते, इवन की ड्यूरिंग फाइनल आर्ग्यूमेंट भी इस बॉडी पार्ट्स को फिर से ओपन किया जाएगा कोर्ट रूम में, क्योंकि पापा तो यही चाहते थे कि जैसा अक्यूज आफ्ताब ने दीदी के साथ किया था वैसा ही उसके साथ हो, जो कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कोई भी हिम्मत ना कर पाए ऐसा कोई हमारी बहनों के साथ बुरा करने में।